किश्तों में जी रहे हैं जिंदगी, कोई हिसाब लगाए मुनाफा कितना हुआ है। जी हाँ, किश्तों में जी रहे हैं जिंदगी, कोई हिसाब लगाए मुनाफा कितना हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का बिहार बिहार का कार्यक्रम और साथ में मैं आपका स्वागत करती हूं खुले दिल के साथ और एक खूबसूरत सुबह के साथ। दर्शकों, शुरुआत में मैंने कहा कि हमारी जो ज़िंदगी है, हम किस तरह से कितने फेज़ में जी रहे हैं, हमें ज़रा गौर करना चाहिए और कई बार हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वाकई में हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। कहने का मतलब ये है कि दिल से हम जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या वो हम सच में कर पा रहे हैं या समय बस कट रहा है, यूं ही बीत रहा है। हम दिन की शुरुआत में इसीलिए प्रयास करते हैं आपको सकारात्मक ऊर्जा देने की, एक ऐसे मोटिवेशन थॉट की, ताकि आप समझ पाएं कि ज़िंदगी में हमें करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है, सकारात्मक रहना कैसे, क्या छूट गया है और क्या आपको पाना है। हमारी ये कोशिश लगातार हर सुबह जारी रहती है। अनमोल वचन कई महापुरुषों के हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचनों से, उनके विचारों से चलिए ओतप्रोत होते हैं और अपने आज के दिन को बेहद सकारात्मक बनाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो हमारी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद। स्वागत करते हैं डॉक्टर यादवेंद्र यादव जी का। कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। जी, आपकी कला के बारे में हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं और आपकी कला बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना एक झलक देखा जाए, अपने दर्शकों को दिखाया जाए। बेटा ना साहब, नेता बने के पहले कमीना बने का पड़ेगा। आप लोगों को इस बात का अंदेशा था कि प्रेम प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर पर जनता का ऐसा असर होगा। जब कोई क्रिमिनल मरता है तो जनता राहत की सांस लेती है, लेकिन यहां तो नजारा ही उल्टा है। अरे हम जानना चाहते हैं कि जनता का प्यार ये शुक्ला के प्रति इतना क्यों। मिथिलेश और ओकर परिवार का इज्जत नहीं थे, लेकिन हमने तो इज्जतदार है। कौन दो कौड़ी के नचनिया हमने के इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं कर। अरे महाराज, नया जमाने के लड़का लड़की बाढ़े ये लोगन के बात का लेवे दी। रंजीत, तू हमरा मालूम रहा कि तू ऐजा जरूर आईबा। अरे हमरे टुकड़ा पे पले वाला तू और बलदेव आज हमार जान के दुश्मन बन गइला। पैसा पैसा, अरे हमार जान बचावे के कीमत कितना लेबा? तोर जान की कीमत त लाग चुकल बा शंभुनाथ, और तोर वक्त आगिल बा। क्या खूब एक्टिंग करते हैं आप यादवेंद्र जी। तो पहला जो मैं आपसे सवाल यही लूँगी कि ये जो एक्टिंग है, ये जो कलाकारी है, चाहे वो रंगमंच हो या फिर फिल्मों की बात हो या टीवी सीरियल्स की बात हो, बात तो एक्टिंग की ही है। तो आपके लिए एक्टिंग है क्या? एक्टिंग मुझे लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसे हम अपने अंदर की खूबियाँ या फिर समाज को एक मैसेज दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो एक्टिंग के माध्यम से दिखाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये एक्टिंग लाइन चुना और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब काम करने में। बिल्कुल। अगर हम शुरुआत की बात करें तो जैसा हमें पता है कि पहले आप जो है एक्टिंग करना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ फिर आपके परिवार ने दबाव दिया कि नहीं, डॉक्टर बन जाओ। तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आपको एक्टिंग के कीड़े ने काटा कब था? शुरुआती दौर में जब भी हम टीवी देखते थे, रामायण सीरियल वगैरह देखते थे, तो ये सब देख के मेरे मन में भी कहीं ना कहीं इच्छा होती थी कि कुछ ऐसा करूं कि मैं भी टीवी में आऊं और लोग मुझे भी देखें। तो ये सब इच्छा लेके जब भी मैं सामने से घर वालों के बीच में प्रकट करना चाहा या लोगों के बीच में कहना चाहा, तो लोग बोले इतना आसान नहीं है, ये सब ख्वाब छोड़ो, ये सब मत करो, और तरह तरह की समस्याएं जो आ रही थी। फिर भी मैं कुछ भी करके, मेरे मम्मी पापा जो है मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ पे मैं चला गया। तो जब भी उन लोग से मैं ये सब बातें किया तो लोग क्या बोले कि अरे ये सब छोड़ो, कुछ और सोचो।
तो मुझे कोई तो बहाना चाहिए था वहाँ रुकने के लिए। अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है, कुछ बताइए क्या किया जा सकता है। तो बोले कि ऐसा करो, डॉक्टर बन जाओ और डॉक्टर बन के फिर गांव में जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो और वहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह संभालो और ये सब जो फिल्मी भूत है इसको छोड़ो। अच्छा। तो मैं बोला एक अच्छा बहाना है, कम से कम एक डॉक्टर बनेंगे तो 4-5 साल तक तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि यहाँ से जाओ। और मैं डॉक्टरी पढ़ाई शुरू कर दी। मुंबई में रहने का जो चांस आप ले रहे थे हाँ। वो डॉक्टर की पढ़ाई करके ले रहे थे। क्या बात है। तो फिर उसी बीच में अपना थोड़ा स्ट्रगल वगैरह, बीच में लोग से मिलना जुलना ये सब चालू किया। लेकिन सच में इतना आसान नहीं है। कहीं भी जाते थे तो हाँ ठीक है देखेंगे, टच में रहो, ज़्यादा करके तो अक्सर मिलते नहीं थे लोग। ऑफिस में ही ऑफिस वाले बोलते थे कि अरे आप ऐसा करो, टच में रहो, अभी साहब बाहर गए हैं, बाद में आओ, ऐसा ऐसा करके टाल देते थे। तो शुरुआती दौर में मैंने एक खुद की डीवीडी फिल्म बना डाली। अच्छा। हाँ। मतलब जब लोगों ने आपको काम नहीं दिया तो आपने अपना काम खड़ा कर लिया। हाँ, ताकि लोग को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और इसके बाद फिर डीवीडी फिल्म वगैरह लेके और बाकी क्लिनिक अपना फिर चालू कर दिया, प्रैक्टिस मतलब चालू आप प्रॉपर डॉक्टर बन गए। हाँ। आपने डॉक्टरी शुरू कर दी और साथ ही साथ आप ऑडिशन भी देते रहे, लोगों से मिलते रहे ताकि आपको काम मिले, फिल्मी दुनिया में आप भी अपनी किस्मत को आजमा पाए। अच्छा, मैं आपसे समझूंगी, आपने थिएटर भी किया है, तो पहले आपने थिएटर सीखा फिर आप गए या टीवी और फिल्में करने के बाद आप थिएटर में? नहीं, थिएटर तो शुरुआत में गांव से ही कर दिया था। जब वो पढ़ाई के टाइम पे प्राइमरी में कर रहे थे, उसी टाइम पे जब वो टीवी में रामायण सीरियल आता था तो हमारे गांव में जो नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक वगैरह, तो उसमें मुझे मौका मिला था। तो वहाँ पे हमने करीब 1-2 नाटक किया था और लोग को बड़ा पसंद भी आया था मेरी एक्टिंग। तो ये सब देख के मुझे लगा कि हाँ कुछ करने लायक है इस लाइन में। मतलब बचपन में खेल खेल में जो आप कर रहे थे आपने सोचा कि चलिए थिएटर मिल गया है, एक मंच मिल गया है, अब हो सकता है इससे कुछ अलग दुनिया मिल जाए, किस्मत खुल जाए, और हुआ भी आपके साथ वैसा। आपने करीब मुझे लगता है कि 125 से 30 फिल्में की हैं, 20-25 मुझे लगता है टीवी सीरियल में काम किया है, अब 20-25 रंगमंच कलाकार के रूप में आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं। तो इन तमाम काम के बारे में अगर आप जिक्र करें, इसमें सबसे बेहतर काम, सबसे ऐसा काम जो काफ़ी कठिन भी रहा हो लेकिन मज़ा भी आया हो? काम तो अपने जगह पे सब एक तरह से देखा जाए तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आसान है, और एंजॉय नहीं कोई प्रेशर दे के अगर कुछ काम हो रहा है तो बड़ा कठिन भी लगता है। फिलहाल अभी जो हमारा एक कार्यक्रम चालू है ये स्टेज शो का, जो लाइट एंड साउंड जिसको बोलते हैं, तो ये मुझे बड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें कुछ डायलॉग्स वगैरह भी याद नहीं करना रहता है, कॉस्ट्यूम पहन के बस चले गए और लिपसिन देना रहता है। अच्छा। तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा। आपने जो काम किया है कुछ सीरियल्स में या टीवी कलाकार के रूप में, हम चाहेंगे आप उनका जिक्र कीजिए क्योंकि हमारे दर्शक समझेंगे कि अलग अलग जब आप कलाकार के रूप में प्रस्तुतियां देते हैं तो कितने चैलेंजेस होते हैं। राइट। अभी शुरुआत में जैसे लाइट एंड साउंड की बात किया मैं, तो पहला मेरा शो था रश्मि रथी, दिनकर जी की रचना है, इसके डायरेक्टर इकलाक खान जी हैं। तो जिसे बताया कि पहले से सब कुछ तो रिकॉर्ड रहता है, बस केवल करना रहता है, और ये कर्ण के जीवन के ऊपर आधारित है। कर्ण बोले तो कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा उसने त्याग किया उनके जीवन पे, तो ये सब करके बड़ा अच्छा लगा था। और उसमें आपने क्या रोल प्ले किया था? उसमें मैं इंद्र भगवान रहता हूँ जो भिक्षुक रूप में आते हैं कर्ण से कवच कुंडल लेने के लिए। तो जब भी वो तो कर्ण को भी पता रहता है कि ये इंद्र आए हैं क्योंकि उनको सूर्य भगवान पहले से बोल दिए रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरा कुछ इस टाइप का डायलॉग रहता है कि धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और ना ही नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये सब मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। क्या बात है। तो जब आप इंद्र की भूमिका में थे तो आपने कॉस्ट्यूम भी वैसे कुछ गेटअप में अपने आप को देखा होगा, कैसा लगा था? बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद फिर तो मुकुट वगैरह उतार के फिर वो जोगिया रूप में आ जाते हैं। तो एक अलग ही अनुभव, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, फिल्मों में कौन कौन से रोल थे जो आपको बेहद पसंद थे?
रोल तो लगभग सब अपने जगह ठीक हैं। कभी इंस्पेक्टर का हो गया तो कभी जैसे अभी मुख्यमंत्री का देखा आपने रंगदारी टैक्स फिल्म में, और गदर में बाप का रोल था। तो ऐसे करके सब चाचा, बाप, काका, मुखिया, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, ये सब रोल मिलते रहता है। तो बड़ा अच्छा लगता है सब करके भी, देख के भी। कुछ रोल में आपको हंसना हंसाना भी पड़ता है, कुछ व्यंग के रोल भी आपने किए हैं। जी हाँ। अभी जैसा कि आपने क्लिप में देखा एक शुरुआत में ही कि कुछ इस टाइप के भी कभी कभी कॉमेडी वाला रोल मिल जाता है तो अच्छा लगता है। ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा होता है, जिसमें रोना पड़ता है कि जिसमें मुस्कुराना पड़ता है? जिसमें चिल्ला के बोलना पड़ता है, खास करके मेरे लिए थोड़ा एंग्री मैन टाइप का, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। यानी जिसमें एंग्री मैन, कुछ एंग्री मैन के डायलॉग याद हैं आपको? अगर कुछ एंग्री मैन करके आप दिखाना चाहें। हाँ, जैसे अभी शहंशाह पिक्चर में मैं गृह मंत्री रहता हूँ, तो उसमें भी मेरा डायलॉग है, ये सब क्या हो रहा है एसपी, बाहर पब्लिक शोर मचा रही है और मीडिया सवाल पूछ रही है, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बाबू दीन बंधु दीनानाथ और बाबूजी का कत्ल हुआ है, इसके पहले कि कुछ हो जाए, कुछ करो एसपी, कुछ करो, इस टाइप का था। क्या बात है, हमने तो पल में ही सीधे ही माहौल ही बदल दिया, सिनारियो बदल दिया। अच्छा, ये एक्टिंग करते करते मेरे मन में ख्याल आया कि जब आप तो खड़े हैं कैमरे के सामने, लेकिन आसपास आपको पता है कि आपकी टीम के लोग हैं, एक प्रेशर भी है, एक दबाव भी है। तो शुरुआत से ही मैं बात करती हूँ अब इस प्रेशर की। एक्टिंग में एक्चुअली कितना संघर्ष होता है? शुरुआत जब कोई एक एक्टर करता है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है? अब यादवेंद्र जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जब पहली बार आप मुंबई में काम की शुरुआत करते हैं, पहली एक्टिंग का आपको मौका मिलता है, आप सेट पर जाते हैं, क्या वो अनुभव था आपका? पहली बार जब मैंने कैमरे का सामना किया तो जैसा कि बताया कि मैं खुद की डीवीडी फिल्म बना दिया था, तो टाइम पे एज ए राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर मैं ही था, तो कुछ प्रेशर इतना नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा इजी लगा कि हाँ चलो ठीक है, कर लिया जाएगा, कर लिया जा सकता है। बाकी बाद में फिर जैसे पहला शो मुझे मिला, ये डीडी नेशनल पे आता था एयर होस्टेस सीरियल, तो उसमें मुझे चांस मिला। अंजन गोस्वामी जी का इलाज करना रहता है एज ए डॉक्टर, मुझे उसमें रोल मिला था। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर प्रेशर था, लेकिन फिलहाल जो डायरेक्टर थे बड़े इजी तौर से करवा लिए मुझे। मन में कैसा दबाव था कि एक्टिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे या कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा? क्या बहुत सारी बातें थी। एक तो अंजन जी बार बार मुझे एक ही बात बोलते थे, आपने वो कार्ड बना रखा है, एसोसिएशन का कार्ड बना है। अभी क्या बोलूँ, मन में ये होता था कि अगर झूठ बोलूँगा तो कहीं कार्ड के लिए तो मुझे नहीं बोलेंगे, अरे इनका कार्ड बाहर नहीं है, कहाँ से बुला लिए इनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छे से वो सीन निकल गया और काफ़ी लोग पसंद भी किए वो टाइम पे। जब आप लोग प्रस्तुति देते हैं तो डायलॉग लिखे होते हैं, आपको उस वक्त एट ए टाइम मिलता है या पहले से सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं? नहीं, एट ए टाइम ही मिलता है। अच्छा। जैसा कि अभी आपने ये मुख्यमंत्री का देखा मेरा रंगदारी टैक्स, इसमें ये लोग ने पहले से प्लान किया था कि डॉक्टर के लिए, डॉक्टर यादव जो आएंगे यादवेंद्र, तो इनको यही रोल करवाएंगे हम मुख्यमंत्री का। लेकिन उस टाइम पे फिर पता नहीं क्यों क्या ध्यान नहीं दिया वो लोग ने, टीम के लोग। और सुबह सुबह जब भी हम उठे तो स्टील वाला बोला कि शूट चालू है, अभी आप लोग इधर बैठे हो, चलो थोड़ा उधर देखते हैं। मैं गया तो वहाँ पे जो डायरेक्टर पराग पाटिल जी, वो खुद ही कस्ट्यूम पहन के बैठे थे मुख्यमंत्री का। तो मुझे देखते ही बोलते हैं कि अरे ये इनको तो इसीलिए बुलाया गया है और ये रोल मैं क्यों? तो अपने एडी से बोले कि तुरंत सर को कस्ट्यूम दो, चेंज करो, और ये इतना बड़ा स्क्रिप्ट दे दिए पढ़ने के लिए। अरे मैं बोला इतना बड़ा प्रेशर, एक तो पहली बार इतना बड़ा रोल, इतना अच्छा, लेकिन सब मिला के बड़ा अच्छे से होते गया, बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे। देखिए, ऐसे मतलब आप अनुभव बता रहे हैं, सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यही सच है कि आप करने कुछ और जाते हैं, मिल कुछ और जाता है, फिर करना कुछ और पड़ता है। ऐसा होता है एक्टिंग की दुनिया में, अक्सर ऐसा होता है। तो फिल्मों की बात कर लेते हैं। जैसे ये तो आपने अभी टीवी सीरियल का जिक्र किया, सुनते हैं कि फिल्मों के सेट बड़े बड़े होते हैं और वहाँ जो है कलाकार हो या फिर आपकी टीम के लोग हो, सब थोड़े हाई फाई होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई गाँव का छोरा गया है तो उसको थोड़ा सा झिझक होगी
होगी, Right. आपको हुई थी? नहीं, मुझे नहीं हुई थी, क्योंकि वो कहावत है ना कि अब इतना जो त्याग तपस्या करके जो यहाँ तक पहुँचा है, तो मैं समझता हूँ उसको झिझक का इतना कुछ हो नहीं। ये बात को लेके जो डायरेक्टर रवि भूषण जी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि सामने रवि किशन रहेंगे तो मैं उनके सामने कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये वो बाद में मुझे बताए अपना, लेकिन फिलहाल मुझे कास्ट कर लिए, रोल दिए। और जब भी मैं रोल किया हो तो कसम तिरंगा की पिक्चर का नाम है, और बाद में रवि किशन खुद रवि भूषण जी से बोले कि बहुत अच्छा करते हैं डॉक्टर यादव, वो काम अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सुन के अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो तारीफ कर रहा है, वो भी बड़े लेवल पे। और आप जानेंगे कि टीवी सीरियल के बाद जब इन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो वहाँ पर इन्होंने क्या कुछ महसूस किया। फिल्मों में जब आपने एक्टिंग की शुरुआत की और उस दौरान कई फिल्में आपने की हैं, तो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन कैसे होती है और आपने कैसे उसको फेस किया? जी, बताना चाहूँगा कि चैलेंजिंग रोल जैसे अपन कभी सोचते नहीं ना कि मुझे ये भी करना है, तो कभी कभी ऐसा भी करने को मिल जाता है। जैसे कि अभी एक पिक्चर हमारी है गदर। गदर में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से तो मुझे एक हंचमैन के रूप में भेजा गया था कि आप एक रोल ले जाके छोटा मोटा कर लो, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो रमाकांत प्रसाद जी उसके डायरेक्टर जब मेरी पर्सनालिटी देखे, मेरा बात व्यवहार देखे, काम देखे, तो उन्होंने बोला कि सर ये छोटा मोटा रोल आपके लिए नहीं है, आप ये बड़ा रोल कीजिए। अच्छा, रोल ही बदल दिया? रोल ही चेंज कर दिया। और रोल ऐसा था कि जैसे पाकिस्तानी में रहता हूँ, हीरोइन के बाप का रोल, और वो बड़ा चैलेंजिंग इसलिए लगा। एक तो क्या है, लास्ट में मैं अटैक आता है, मर जाता हूँ, और मरने के बाद जो जिसमें वो डेड बॉडी वगैरह लेके जाते हैं, तो उसमें मुझे लेके जाया गया और ले जाके वो कब्रिस्तान में वहाँ पे रख दिए, लिटा दिए। अब वो सचमुच के कीड़े मुझे काटने लगे। अरे वाह! हाँ, उनको लगा कि कोई आ गया है। अच्छा। तो मैं कैमरा दादा से बोला कि सर कीड़े काट रहे हैं। अरे सर हिलो मत, नहीं तो टाइम लगेगा। अब मैं एक तो दाढ़ी वाड़ी लगाया था, इस सब कस्टूम में पूरा, और धूप ये वो करके बड़ा इरिटेशन सा हो रहा था, लेकिन अब मरता न क्या करता, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ एटीट्यूड ये वो वाली बात है तो भी सामने वाले को लगेगा कि अरे इनको नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। तो सब मिला के वो सब बड़ा चैलेंजिंग लगा मुझे। और जैसे तैसे करके वो सीन कंप्लीट बोले तो काफ़ी टाइम के बाद तो होने वाला ही था कि किसी ने बोला कि अभी लाइए सर को और यहाँ का सीन फिल्माया जाएगा, कब्रिस्तान जो कब्र के अंदर का। तो किसी ने क्या बोला कि अरे सर तो इतने लंबे हैं और ये जो गड्ढा खोदा गया है तो छोटा है। अरे मैं बोला अब आसमान से अटका खजूर में लटका वाली बात हो गई। इतना सब होने के बाद फिर से मुझे जो है अभी ये झेलना है, तो सब मिला के थोड़ा कहीं ना कहीं मैं भड़ास निकाला। मैं बोला यार थिएटर में कोई इंची टेप थोड़ी ना लेके बैठा रहेगा कि ये यही है कि कुछ कोई और है। सही तो फिर वो बोलते हैं कि सर फिर क्या किया जाए और कौन अभी छोटा मिलेगा। तब तक पता नहीं कहाँ से भीड़ भाड़ में जो इतने सब इकट्ठा हुए थे देखने के लिए, एक लड़का आया और वो बेचारा एग्री हो गया और उसको फिर लपेट लपाट के वो सीन कंप्लीट किए। और इसके पहले कि मैं उसको धन्यवाद बोलूं फिर भीड़ भाड़ में गायब भी हो गया सब मिला के। लेकिन ये बड़ा मुझे चैलेंजिंग रोल था और काफ़ी लोग पसंद भी किया, बहुत अच्छा लगा और पिक्चर भी काफ़ी हिट गई थी उस टाइम पे। बिल्कुल। आपने अभी एक गदर फिल्म जो आपने उसमें एक रोल किया था, कीड़े काट रहे थे आपको और आप लेटे हुए थे। देखिए यही होता है कि एक्टिंग जब आपका कैमरा ऑन है और जब आपको वो किरदार निभाना है तो आप चीज़ें बदल नहीं सकते, आपको उसको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए आपने रंगमंच में भी काम किया, थोड़ा रंगमंच के बारे में बताइए कि आपने इसको खेल में बचपन में जो किया था, प्रोफेशनली इसको कब किया और कैसे किया? प्रोफेशनली वही बताया मैं, मेरा पहला जो है शो ये दिनकर जी की थी, रश्मि रथी, उसमें आपने किया था। अच्छा, उसका जिक्र किया आपने। जी। इसके बाद करीब मेरा 4-5 शो अभी फिलहाल कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें से महाराज अग्रसेन और खाटू श्याम, गीता दर्शन, सत्यनारायण कथा और मैं अयोध्या हूँ। और जिसके कर्ता धर्ता हैं बोले तो डायरेक्टर प्रदीप जी और बैक स्टेज उनकी लड़की है व्याख्या,
वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। तो अच्छा इसलिए लगता है कि जैसे हमें क्या चाहिए, तलवार चाहिए, गदा चाहिए, क्या चाहिए, मतलब कौन सा चीज़ चाहिए, वो बैक स्टेज लेके वहाँ पे। और इसके प्रोड्यूसर हैं योगेश जी, जो काफ़ी अच्छा एक टीम मिला है, जो एकदम लगता है कि हम अपने परिवार में ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। यादवेंद्र जी, आपने ये जो सफ़र की शुरुआत की, देखिए हर सफ़र में एक पहली सीढ़ी होती है, तो पहली सीढ़ी अगर हम आपकी समझे, जो आपकी शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वो क्या किया आपने? स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में गए तो आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ने डॉक्टरी के लिए बोला था, लेकिन उससे पहले आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, और जब आप एक्टिंग में आए तो आपने कहीं से एक्टिंग सीखी या फिर ये सिलसिला नेचुरल था, आपको पहले से एक्टिंग आती थी और आप करते गए? जी, पढ़ाई तो मेरा पहला तो यूपी में ही हुआ, जौनपुर का रहने वाला हूँ मैं, और बाद में फिर मुंबई निकल गया। तो डॉक्टरी की पढ़ाई मेरी BA 10वीं 12वीं के बाद ही आप? हाँ, 12वीं के बाद फिर वहाँ से मैंने किया। और बाकी ये एक्टिंग के लिए तो कहीं ऐसा जाना नहीं पड़ा। फिलहाल मैं समझता हूँ ये नेचर गिफ्ट है, और ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हर वो कुछ मिला जो मैंने चाहा। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। और मैं अगर पुनर्जन्म की बात करें, ऐसा कुछ है तो मैं यही जन्म फिर से लेना चाहूँगा। क्या बात! इसका मतलब ये है कि आपकी अंदर जो एक्टिंग है वो आपके अंदर से निकलती है। तो कुछ ऐसे कलाकारों को आपने देखा होगा जिनको देखकर आपको कहीं ना कहीं उनके जैसा बनने का या उनकी जैसी बढ़िया एक्टिंग सीखने का मन किया होगा? आपके मतलब फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस लोग कौन है वो? हाँ, ये हमारे अमिताभ बच्चन जी हो गए, गोविंदा जी हो गए। इन लोग की एक्टिंग देख देख के ऐसा लगता था कि कभी मौका मिले तो मैं भी ऐसा करूं, और आज मौका मिला है। तो जैसा स्क्रिप्ट के हिसाब से डिमांड रहता है तो ऐसा हम अमिताभ बच्चन जी का कुछ अगर आपका फेवरेट डायलॉग हो, अगर आप उनका उनके तो इतने सारे हैं कि अभी बताने लगेंगे तो पूरा उनके डायलॉग्स में ही चले जाएंगे। हाँ। फिलहाल उनके जो स्टाइल में बोला, अरे भैया एक मिनट, तो कुछ इस टाइप से लगता है कि एक एंग्री मैन। अच्छा, गोविंदा जी का वो क्या पॉइंट है जो आपको बहुत पसंद आता है? उनका जो स्माइल दे दे के डांस करते हैं। अच्छा। ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी एक्टर तो एक नंबर 1 के है ही है वो। कुछ डायलॉग अगर आपको करने का मन करे तो आप किसके डायलॉग करेंगे? नहीं, बोला ना कि अगर स्क्रिप्ट में कुछ इस टाइप का अमित जी का या गोविंदा जी का ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उन लोग को मैं बहुत फॉलो किया हूँ और बहुत देख देख के अच्छा लगता था उन लोग को। और अभी भी उनकी फिल्में जब भी टाइम मिलता है तो चालू रहता है। कौन कौन सी फिल्में और उनके डायलॉग? बहुत सारी फिल्में हो गई, अभी अमित जी की हो गई सब, लावारिस, डॉन का कोई डायलॉग है याद आपको? डॉन का तो ऐसा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डॉन का पता तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, और डॉन का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कुछ ऐसे डायलॉग। अच्छा। यादवेंद्र जी, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे जी। तो आपके सफ़र में आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है? किन किन लोगों ने आपका साथ दिया और कौन कौन लोग थे जो चाह रहे थे कि आप एक्टिंग ना करें? जी, इस विषय में तो मेरे घर का कोई नहीं चाह रहा था कि मैं एक्टिंग करूं। अच्छा जी, क्योंकि हर कोई यही चाह रहे थे कि ये सब कहाँ, ये सब बड़ा मगजमारी का काम है और घर परिवार संभालो, कहाँ ये सब चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन जैसे तैसे करके, लेकिन मेरी जो इच्छा थी, कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। अच्छा। तो मुझे इस बात को लेके अपने मन की जो मैंने सुनी, और आज जो मैं थोड़ा सफल हूँ तो उसी की देन है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी डैडी के अलावा मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है, और मिसेज है जो हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की मेरी एयर होस्टेस है और लड़का मेरा जो है ये फीमेल क्रिकेट कोच है। अच्छा, सारे बच्चे सेटल है, सारा परिवार सेटल है। यादवेंद्र जी, आप क्लिनिक भी चलाते हैं, तो ये थोड़ा हम समझेंगे कि आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, साथ में क्लिनिक चलाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? जब भी वहाँ रहेंगे तो
तो ये पार्ट टाइम समझ लेते हैं, और जब यहाँ हैं वो पार्ट टाइम समझ लेते हैं। और रहा सवाल क्लिनिक का, तो इस मामले में भी मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जिसको जो भी ट्रीटमेंट देता हूँ लगभग सब ठीक होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। और आज हमारे एरिया में लगभग जितने इंडस्ट्री के लोग हैं सबका फैमिली फिजिशियन मैं ही हूँ, और वो लोग का जो मेरे तरफ से हो सकता है यथासंभव हेल्प भी होता है उनको, और लोगों का हेल्प करके भी मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने कई फिल्मों में काम किया है, तमाम काम का जिक्र हो चुका है लगभग, लेकिन अभी हमने आपके एक्टिंग का वो जो असली कीड़ा है वो नहीं देखा है, वो देखना बाकी है। तो कुछ डायलॉग या फिर यूँ कहें कि एट ए टाइम जब आपको कुछ मिलता है करने के लिए तो आप कैसे करते हैं परफॉर्म, कुछ करके दिखाएंगे? जी ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बोला जाए कोई एक डायलॉग, उसको कई अंदाज में बोला जा सकता है। जैसे ये मुँह और मसूर की दाल, ये मुआ मुँह और मसूर की दाल, ये मुआ मुँह और मसूर की दाल, ये मुआ मुँह और मसूर की दाल। मतलब एक ही डायलॉग को तरह तरह का, तो सिचुएशन डिपेंड करता है कि किस टाइप का डायलॉग हमें बोलना चाहिए। मतलब कब हंसी खुशी का माहौल है तो हाँ, उसके अनुसार, दुख है तो उसके कि अनुसार, खींचना है कि बढ़ाना है, कि क्या उनकी तारीफ में बोलना है, कि ऑर्डर देना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल किया जा सकता है। यादवेंद्र जी, आप अलग अलग जगह जाते रहते हैं जी। क्योंकि एक्टिंग के लिए मतलब आपको बुलाते भी लोग होंगे अलग अलग जगहों से, जी। तो अभी तक कहाँ कहाँ आपको काम करने का मौका मिला है? मतलब मुंबई से बाहर आप कहाँ कहाँ गए हैं? जी, मैं समझता हूँ लगभग शायद कुछ ही ऐसा जगह रह गया इंडिया में जहाँ नहीं गया रहूँ, और इसलिए भी मुझे इस लाइन में बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने मुझे थोड़ा घूमने को मिलता है, आने जाने को मिलता है। अभी जल्द में ही मैं दुबई तक जाके आया, बैंकॉक जाके आया। वहाँ की जो मेरी शूटिंग हुई थी वो पिक्चर का नाम है पंख, जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, थिएटर में देखने को मिलेगी। उसमें मैं विलन रहता हूँ, एक दुबई का एजेंट का रोल किया हूँ। जो इंडिया से दुबई में जाते हैं लोग तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, वो सब उसमें दिखाया गया है। मैं उनका वीज़ा पासपोर्ट वगैरह रख लेता हूँ और कुछ भी करने के लिए बोलता हूँ और वो लोग करते हैं। इस टाइप का ये सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अच्छा, आप दुबई गए, अभी बैंकॉक भी आप गए, मतलब अपने देश से बाहर जब जाते हैं आप, साथ में सेट के लोग होते हैं, वहाँ जाके क्या आपको अनुभव हुआ? मतलब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं नहीं हम तो गलत जगह आ गए, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। जैसे शुरुआती दौर में क्या होता है कि हम अपने जिला जवार से निकल के मुंबई के लिए जाते हैं तो कैसा कैसा सोचते हैं कि मुंबई कैसा रहेगा, वहाँ जाके क्या देखने को मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। और वही बात अभी जो है विदेशों के लिए हो गई है। अभी मुंबई तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने जिला जवार है, तो ऐसे विदेश में जाते हैं तो लगता है कि अलग अलग अनुभव देखने को मिलता है। बहुत कुछ जो है, जैसे वहाँ पे नयापन, वहाँ का कुछ खाद्य सामग्री क्या है, लेकिन वहाँ पे जो कभी अपने लोग मिलते हैं तो एक बड़ा ही अपनापन लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने हर अनुभव को साझा किया है। तमाम युवा जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे? एक्टिंग सीखने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए, और मेरा मानना है कि पंक्चुअलिटी वगैरह ये सब बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आप फिल्म लाइन हो या कोई भी लाइन होने दो, कोई भी काम करने के पहले कम से कम 100 बार सोचिए। लेकिन एक बार जब ही आपने निर्णय ले लिया कि आपको यही करना है, तो फिर 100 मुसीबत ही क्यों ना आए, फिर आप पीछे मत हटिए, ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। एक्टर बाय बर्थ होता है या बाय क्रिएटर? मतलब कि आप सीख रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, उसके द्वारा आपको सिखाया जाता है, आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि बाय बर्थ ही होता है। सबके अंदर कोई न कोई खूबी है ही है, सब बस केवल वो दिखाने की ज़रूरत है, और दिखता वही है जो बिकता है। बिल्कुल।
अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई ऐसा संदेश जो अपने तमाम दर्शकों को, अपने चाहने वालों को देना चाहें हमारे कार्यक्रम के जरिए। जी, यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा है तो सब कुछ आपके पास लाखों करोड़ों क्यों न रहे, सब बेकार है। इसलिए सेहत पे ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और जो चीज़ आप सपना देखना कभी मत छोड़िए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, और एक लगन से उस पर फोकस करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र जी, आप कार्यक्रम बिहार बिहान में आए, स्टूडियो में आए और तमाम बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। दर्शकों, अब बढ़ते हैं उन झलकियों की तरफ जो आपको बताएंगे कि आप बिहार बिहान के बाद दूरदर्शन पर और क्या कार्यक्रम देख पाएंगे। जी हाँ, आप बिहार बिहान के बाद 9 बजे कार्यक्रम न्यू इंडिया देख पाएंगे, जिसमें तमाम भारत सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 9:30 बजे कार्यक्रम रहेगा माटी की गूंज, जिसमें आप के लिए बहुत सारे जो है गीत संगीत लेकर हमारा बिहार बिहान कार्यक्रम के बाद दूरदर्शन लेकर आया है। 12 बजे आप कार्यक्रम देख पाएंगे खुला आकाश, और इसके बाद 1:30 बजे कार्यक्रम रहेगा खान पान, जिसमें तमाम तरह के व्यंजनों के बारे में, उनको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दर्शकों, हमने आपको झलकियाँ बता दी हैं। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ज़रूर हमें कुछ लिखना चाहेंगे। तो हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। हमारा पिन है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं directorddkpatna@gmail.com पर। तो दर्शकों, आपने हमारा पता नोट कर लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने सेट कर लिया होगा अपने दिन का शेड्यूल, और आप उसको फॉलो करते हुए अपने दिन को बेहतर बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं एक प्यारे से नगमे के साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए आप। नमस्कार।